दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग बजट, एनुअल बजट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अभी भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2021 को जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी से संबंधित कुछ हम लोग बातें को आजकल हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बजट की बात करें तो जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में चर्चा किया गया है। उसी प्रकार अगर फिर हम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 202 के तहत राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। यानी कि राज्यों का अपना वार्षिक वित्तीय विवरण होता है तथा भारत सरकार का अपना वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो जिसे सामान्यतः हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। अब अगर हम बजट की बात करते हैं यानी कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में दो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। एक होता है आय पक्ष, दूसरा फिर व्यय के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आय व्यय का लेखा जोखा को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यानी कि कितना रुपया सरकार के यहाँ आया, यानी कि कितनी रुपये सरकार को प्राप्ति हुई तो कितना सरकार ने खर्च किया, इन्हीं दोनों के हिसाब किताब को, आय एवं व्यय के विवरण को हम लोग बजट के या वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उपबंधित है, हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक भारत सरकार को एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि जब तक संसद के द्वारा, जब तक विधायिका के द्वारा, यानी कि भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसी को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि हम लोग, यानी कि भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जब तक संसद उसे अप्रूवल नहीं करती है, पास नहीं करती है, उसको अनुमति नहीं जब तक देती है, तब तक संचित कोष से भारत सरकार 1 रुपया भी वहां से नहीं निकाल सकता है। यानी कि संचित कोष से पैसा निकालने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से अनुमति लेती है। बस सिंपल इसके बारे में क्या जानेंगे, सिंपल यही जानना है कि जो भारत सरकार की जो खाता है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, कि भारत सरकार के 3 खाता है। एक संचित निधि है, यानी कि संघ की जो निधिया की बात करेंगे, एक संचित निधि होता है, दूसरा लोक लेखा खाता होता है, तीसरा आकस्मिक खाता होता है। तो जो संचित निधि होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, उस कंटीजेंसी फंड में से पैसा को निकालने के लिए जब तक संसद से अनुमोदन नहीं प्राप्त होता है, तब तक उसमें से 1 रुपया भी सरकार उसको नहीं निकाल सकती है। यानी कि उससे अनुमति लेकर के ही सरकार उसमें से पैसा निकालती है। तो ही अनुमति लेने की जो हम लोग प्रक्रिया को देखेंगे, यानी कि बजट पास करने की व्यवस्था को देखेंगे, अनुमोदन होने की जो व्यवस्था देखेंगे, उससे पहले कुछ बजट से संबंधित कुछ बेसिक चीज हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि बजट का या वार्षिक वित्तीय विवरण का 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, एक आय पक्ष होता है, एक व्यय पक्ष होता है। तो सरकार जो व्यय करने के लिए संसद से जो अनुमति लेती है, यही अनुमति लेने की प्रक्रिया को एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। यानी कि इसी को, जिसकी चर्चा आर्टिकल 114 में की गई है, विनियोग विधेयक। यानी कि जब तक विनियोग विधेयक
पारित नहीं होगा तब तक भारत सरकार संघ की जो संचित कोष है, संघ की जो संचित कोष है, इसमें से 1 रुपया भी भारत सरकार नहीं निकाल सकती है। दूसरी तरफ जब तक फिनांस बिल पास नहीं होगा, फिनांस बिल पास नहीं होगा, वित्त विधेयक जब तक पास नहीं होगा, सरकार किसी भी प्रकार का जो यहाँ आय का जो स्रोत है, प्राप्तिया का जो स्रोत है, यानी कि किसी भी प्रकार का सरकार टैक्स वगैरह इम्पोज नहीं कर सकती है। बस सामान्य अर्थों में मैंने कह रहा है कि हमने बजट का 2 पक्ष होता है, एक आय पक्ष होता है, एक व्यय पक्ष होता है। तो सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अनुमति जो लेने की व्यवस्था है, वही अनुमति लेने की व्यवस्था को विनियोग विधेयक कहते हैं। यानी कि जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तब तक सरकार संचित कोष से पैसा निकासी नहीं कर सकती है। उसी प्रकार जब तक सरकार वित्त विधेयक पास नहीं करा पाती है, यानी कि फिनांस बिल जब तक पास नहीं होता है, तब तक सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है। यानी कि अगर सरकार की हम लोग जब आय के स्रोत को जब हम लोग देखते हैं तो सरकार की आय के स्रोत 2 प्रकार की होती है। एक कह सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं, जिसको राजस्व प्राप्तियां हिंदी में बोलते हैं, तथा दूसरे को कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे, पूरे ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो यानी कि सरकार की आय का 2 स्रोत है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स है, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो जब तक कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है, बोरोइंग होता है। उसी प्रकार जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कंपोनेंट्स होते हैं, टैक्स होते हैं, नॉन टैक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक फिनांस बिल पारित नहीं होगा तब तक भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है। यानी कि हर हाल में इसको पास कराना जरूरी होता है, तभी सरकार का आय का स्रोत बहाल होता है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है। संघ की अगर निधिया की बात करें, संघ की निधि, तो इसको 3 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। एक हो गया संचित कोष, संचित निधि, संचित निधि जिसकी चर्चा आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत की गई है। फिर दूसरा देखें लोक लेखा, जिसकी आर्टिकल 266(2) के अंतर्गत व्याख्या है। तीसरा देखें आकस्मिक निधि, जिसकी चर्चा आर्टिकल 267 के तहत की गई है। यानी कि हम लोग जो फिनांस बिल पास होता है, फिनांस बिल जब पास होता है, वित्त विधेयक जो पास होता है, तो वित्त विधेयक पास होने के उपरांत सरकार की जो प्राप्तियां होती है, सरकार की जो प्राप्तियां होती है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स तथा कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स तथा कैपिटल रिसिप्ट्स, यही दोनों सरकार के कोष में उस पैसा को रखा जाता है। और इसी कोष से पैसा को निकालने के लिए, इसी कोष से पैसा को निकालने के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से, वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से संसद से अनुमति लेती है। और संसद में आम जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, यानी कि वो सरकार हम और आप लोगों से अनुमति लेती है कि आने वाले जो वर्ष हैं, उस वर्ष में जो एक्सपेंडिचर करना है, जो खर्चा करना है, उस खर्चा के लिए मुझे अनुमति प्रदान किए जाए। तो भारत में चूंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो उसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो हमारे और आपके बीच से जो सांसद चुन करके जाते हैं, वही सांसद वार्षिक वित्तीय विवरण को अनुमति प्रदान करते हैं। तब जा करके, जैसा कि भारत में नए साल की जब हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग फिनेंशियल ईयर कहते हैं। यानी कि ये जो अभी 21-22 का 2021-22 का जो बजट अनाउंस हुआ है, इस बजट अनाउंसमेंट
होने के उपरांत जब ये बजट पास हो जाएगा, अनुमति प्रदान की जाएगी, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के लिए हम लोग सरकार का खर्चा करने का अनुमति प्रदान कर देंगे, जो कि अभी प्रक्रिया में है। 31 मार्च तक ये पारित हो जाएगा। इसी से संबंधित कुछ और बेसिक चीज देखते हैं कि जब हम फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं, हम जब एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम अभी चर्चा करेंगे कि 3 सालों का विवरण होता है। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में 3 सालों का विवरण होता है। वो किस प्रकार 3 साल का होता है, वही चीज देखेंगे हम लोग। कि जैसा कि हमने कहा कि 21-22 का जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, इस 21-22 के बजट में 3 साल का विवरण है। 3 साल का विवरण है, तो 3 साल का विवरण किस किस रूप में रहता है? तो एक एडवांस ईयर यानी कि अभी जो साल आने वाला है, अभी साल आने वाला कौन सा है? तो 2021 और 22 आने वाला है। 2021 और 22 आने वाला है। फिर यहाँ पे देखते हैं करेंट ईयर। तो अभी करेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 20 और 21 चल रहा है। फिर यहाँ लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2019 और 20, यानी कि मेरा कहना है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2021-22 के लिए, इस वार्षिक वित्तीय विवरण में 3 साल का ब्यौरा मौजूद होता है। 3 साल का ब्यौरा मौजूद होता है। जैसे अब एडवांस ईयर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे एडवांस एस्टिमेटेड रहता है। एडवांस एस्टिमेटेड रहता है, यानी कि अभी 21-22 का एडवांस एस्टिमेटेड, यानी कि एडवांस एस्टिमेटेड कहने का मतलब है कि एडवांस यानी कि आय व्यय का एक अनुमान रहता है, जो कि आय व्यय का 21-22 में अनुमान लगाया गया है कि 34,83,000 करोड़ रुपया का साइज ऑफ बजट है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि हम लोग आय व्यय का ब्यौरा देख रहे हैं, और आय व्यय के ब्यौरा में जो मेरा अभी एडवांस ईयर आने वाला है, अग्रिम वर्ष जो आने वाला है, इस अग्रिम वर्ष में मेरा 34.83 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है, एक एस्टिमेटेड है। फिर जब हम करेंट ईयर की बात करते हैं, तो करेंट ईयर में हम लोग देखेंगे एक बजट एस्टिमेटेड की चर्चा रहेगी। बजट एस्टिमेटेड, दूसरा रिवाइज एस्टिमेटेड, यानी कहने का मतलब है कि 2021 मेरा अभी जो ऑनगोइंग ईयर है 2021 है। इस ऑनगोइंग ईयर का जो बजट एस्टिमेटेड था, जैसे ऑनगोइंग ईयर का बजट एस्टिमेटेड था मेरा 30,42,000 करोड़, लेकिन रिवाइज एस्टिमेटेड अभी देख रहे हैं तो मेरा 34,50,000 करोड़ रुपया हो गया है। फिर अगर हम रिवाइज बजट एस्टिमेटेड में हम यहाँ पे जब देखते हैं, तो मेरा फिजिकल डेफिसिट्स का टारगेट था कि 3.5% रहेगा, लेकिन रिवाइज जब एस्टिमेट देखते हैं तो मेरा फिजिकल डेफिसिट्स कितना हो गया है? 9.5% हो गया है। 9.5% मेरा फिजिकल डेफिसिट हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2021 का मेरा साइज ऑफ जो बजट था वो 30,42,000 करोड़ रुपया खर्च करने का बजट था, लेकिन कोविड-19 के वजह से 2021 के फिनेंशियल ईयर्स में मेरा खर्चा 30,42,000 करोड़ से बढ़कर 34,50,000 करोड़ रुपया हो गया। उसी प्रकार जब हम फिजिकल डेफिसिट्स की बात करते हैं, तो हमने ऑनगोइंग ईयर में 2021 में हमने फिजिकल डेफिसिट्स का टारगेट रखा था 3.5% जीडीपी का। हमने ये 2021 का चालू मूल्य पे हमने जीडीपी का अनुमान लगाया था कि 194 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी रहेगा। हमने चालू वर्ष पे 2021 के लिए अनुमान लगाया था कि 194 लाख करोड़ रुपया का मेरा जीडीपी हो रहेगा। इस 194
194 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी का 3.5% मेरा फिजिकल डेफिसिट्स रहेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो माध्यम में करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट्स क्या होता है। फिर जब हम रिवाइज्ड रूप में देखते हैं तो ये कुल जीडीपी का चालू मूल्य पे जो मेरा जीडीपी है 194 लाख करोड़ का जो जीडीपी है, इस जीडीपी का 9.5% मेरा फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ गए, यानी कि सरकार की उधारियां बढ़ गई 9.5% जीडीपी का। फिर जो मुख्य रूप से हम लोग देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें 4.12 यानी कि 4.12 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 2021 का जो रिवाइज एस्टिमेट हम लोग देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो ये मेरा 4.39 लाख करोड़ रुपया हो गया। यानी कि सामान्य अर्थों में इसको ये समझ सकते हैं कि 2021 के लिए भारत सरकार ने एक अनुमानित आय व्यय का जो ब्यौरा तैयार किया था, कि 30,42,000 करोड़ रुपया मेरा खर्च होगा, उससे बढ़ करके कोविड-19 के वजह से मेरा बजट साइज 34,50,000 करोड़ रुपया हो गया, जिसके वजह से फिजिकल डेफिसिट्स भी बढ़ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। और इसके पूरे इस डाटा को देखेंगे तो ये मेरा जो रिवाइज एस्टिमेट है ये मात्र 9 मंथ का है, ये 9 मंथ का मेरा ब्यौरा है। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं लास्ट ईयर का, तो ये यहाँ पे वास्तविक अनुमान यहाँ देखने को मिलता है, या वास्तविक अनुमान यहाँ पे मौजूद रहते हैं। वास्तविक अनुमान यानी कि 19-20 का मेरे पास, यानी कि मैंने कहा कि 21-22 का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इस 21-22 के वार्षिक वित्तीय विवरण में एक तो लास्ट ईयर का, यानी कि आज जो मेरा करेंट ईयर है, करेंट ईयर से पहले यस्टरडे और करेंट ईयर के बाद टुमारो, यानी कि जो आज हम लोग हैं, जिस वर्ष में हम लोग अभी हैं, यानी कि हम लोग का वित्तीय वर्ष है 2021, वित्तीय वर्ष के ठीक पहले वाले वर्ष का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के ठीक बाद वाले वर्षों का विवरण, ये एडवांस ईयर में, कमिंग ईयर में ये सब मेंशन रहता है, यानी कि उसका विवरण रहता है।